Now, 28th question. In the 28th question, it was given that if A can solve 90% of the problems given in a book and B can solve 70% of the book, what is the probability that at least one of them will solve a problem selected at random from the book? अब यहाँ पे let us consider E1 is the event A can solve the problem. इस तरह से लिखते हैं A can solve the problem and after that event E2 consider करते हैं कि B can solve the problem. तो probability of E1 हमारे पास कितनी आ जाएगी 90% है तो इसको 90/100 लिख लेते हैं और E2 की probability हमारे पास क्या हो जाएगी 70/100. Now it is given that what is the probability that at least one of them will solve a problem selected at random from the book. अब बेटा एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि probability of E1 intersection E2 will be equals to probability of E1 multiply by probability of E2. Reason लिखेंगे because E1 and E2 are independent. क्योंकि वो दोनों अपने अपने तौर पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि E1 एंड E2 कलेक्टिवली भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है इंडिपेंडेंट सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी गिवन है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 क्या हो जाएगा 90/100 मल्टीप्लाई बाय 70/100। ठीक है जी, ये कैंसल आउट कर देंगे हम लोग इसके साथ, सो 63/100 रह जाएगा। ठीक है, नाउ एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। अब अगर हम लोग सेट का चैप्टर कंसिडर करते हैं तो उसमें एटलीस्ट का मीनिंग होता है दैट वी नीड टू फाइंड आउट द यूनियन। तो अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगा लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 इज इक्वल्स टू probability of E1 plus probability of E2 minus probability of E1 intersection E2 और यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं 90/100 प्लस 70/100 माइनस 63/100 और जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 97/100। अब इसी क्वेश्चन को करने का बेटा एक और तरीका है, क्योंकि एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, तो हम लोग ये भी कंसिडर करते हैं प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन विल सॉल्व, वन विल सॉल्व। ये बेटा सेकंड मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। तो दैट विल बिकम इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कंप्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कंप्लीमेंट। E1 कंप्लीमेंट इनटू E2 कंप्लीमेंट मतलब क्या है कि दोनों में से किसी से भी सॉल्व नहीं हुआ और कलेक्टिवली भी सॉल्व नहीं हुआ। तो इट विल बी 1 माइनस E1 कंप्लीमेंट हमारे पास हो जाएगा 10/100 और E2 कंप्लीमेंट हमारे पास हो जाएगा 30/100, क्योंकि 70/100 है E2 ने सॉल्व किया। जब हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं तो भी हमारे पास यही आंसर आता है 1 माइनस 3/100 दैट इज 97/100। तो अपनी मर्जी है कि हम लोगों ने किस मेथड से करना है, एटलीस्ट कंसिडर करके यूनियन का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है, या दोनों में से किसी ने भी सॉल्व नहीं किया उसको 1 में से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, नाउ कंसीडरिंग 29th क्वेश्चन, हम लोगों को कैपिटल A इस तरह से दिया हुआ था कि x बिलोंगिंग टू z मतलब इंटीजर्स है, 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 12 है, एंड शो दैट कैपिटल R इज इक्वल्स टू AB, A और B such that which is equals to A minus B is multiple of 4, A minus B is multiple of 4 कहा हुआ है हम लोगों को। और हम लोगों को ये कहा गया था कि शो दैट दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन एंड फाइंड द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। तो सबसे पहले हम लोगों ने R को इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है, तो सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव शो करेंगे। अब रिफ्लेक्सिव में बेटा क्या होता है हमारे पास A रिलेटेड टू A, दैट इज A माइनस A इज इक्वल्स टू 0 which is multiple of 4, which is multiple of 4। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो गिवन रिलेशन है इज रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग सिमेट्रिक की। अब सिमेट्रिक में क्या होता है कि हम लोग जब इसको A रिलेटेड टू B, इट एम्प्लाइज मॉडुलस ऑफ A माइनस B इज इक्वल्स टू 4m कंसिडर कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये 4 से डिविजिबल है, तो अगर A माइनस B इज इक्वल्स टू 4m है तो मॉडुलस ऑफ B माइनस A भी हमारे पास 4m ही आएगा, एंड इट एम्प्लाइज B इज रिलेटेड टू A।
अब a is related to b, it implies b is related to a, it implies हमारा जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी है। आफ्टर दैट बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। ट्रांजिटिव रिलेशन, अब ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या करना है, a is related to b, b is related to c. It implies a minus b modulus is equals to 4m और b minus c modulus is equals to 4n कंसिडर कर लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, 1 minus 2 करते हैं, हमारे पास a minus b plus c modulus आ जाएगा and that will be equals to 4m minus 4n. माइनस b प्लस b कैंसल आउट हो जाएगा, नहीं एडिशन करनी है, माइनस a प्लस b एंड दिस इज माइनस एडिशन, माइनस b प्लस b कैंसल आउट हो जाएगा, अल्टीमेटली हमारे पास रहता है a माइनस c इज इक्वल्स टू 4 into m plus n which is some another constant 4 lambda कंसिडर कर लेते हैं। तो इसका मतलब a minus c is also multiple of 4, you can say that it implies a is related to c and therefore this relation is transitive। और अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है और ट्रांजिटिव होता है तो इट मींस ये हमारे पास क्या हो जाता है, इट मींस बट ये हमारे पास क्या हो जाता है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। अब अगर इक्विवेलेंस रिलेशन हमारे पास है देन व्हाट वी नीड टू डू, इसके बाद हम लोगों को ये कहा गया है 1 के साथ इस सेट में रिलेटेड एलिमेंट्स कौन से होंगे। अब पहले हम लोग बात करें कि हम लोगों को जो सेट ए गिवन था वो सेट कैपिटल ए हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो कैपिटल ए सेट है उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, कैपिटल ए इज इक्वल्स टू, देखिए 0 से लेकर 12 तक है, सो इट विल बी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो यहां से 0 से लेकर 12 तक हमारे पास एलिमेंट हैं एंड वी नीड टू राइट डाउन दोज एलिमेंट्स व्हिच आर रिलेटेड टू 1, 5, 9, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग को ये भी कहा गया है कि 1, 5, नहीं 1 के साथ रिलेटेड एलिमेंट कौन कौन से हैं। अब अगर हम लोग 1 के साथ रिलेटेड एलिमेंट्स की बात करें तो गिवन सेट जो है ये है, और 1 के साथ रिलेटेड एलिमेंट वो फाइंड आउट करने हैं जिनका हमारे पास सब्ट्रैक्शन करने पे 4 का मल्टीपल आता है। तो एंड में एक लाइन लिखेंगे, फ्रॉम सेट कैपिटल ए एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 आर, और ये सेट की फॉर्म में लिखेंगे 1, 5 एंड 9, क्योंकि जब 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, दैट इज मल्टीपल ऑफ 4। 1 में से 5 माइनस करेंगे तो -4 आ जाएगा, या 5 में से 1 माइनस करें तो भी 4 आ जाता है, दैट इज मल्टीपल ऑफ 4। एंड सिमिलरली 1 में से 9 माइनस करें या 9 में से 1 माइनस करें 8 आ जाता है, एंड दैट इज आल्सो द मल्टीपल ऑफ 4। तो हम लोगों ने सिर्फ वो एलिमेंट इस सेट में से लेने हैं जिसमें से 1 को माइनस करें या जिसको 1 में से माइनस करें, हमारे पास आंसर मल्टीपल ऑफ 4 आना चाहिए। So the resultant answer is 1, 5, 9 which is related to the element 1 here। ठीक है बेटा जी। In 30th question हम लोग को स्टेटमेंट गिवन है e raised power y into x plus 1 is equals to 1 and we need to prove that कि d square y by dx square is equals to dy by dx whole square। d square y by dx square को dy by dx का whole square के बराबर प्रूव करना है। अब यहाँ पे देखिए, it implies e raised power y is equals to 1 over x plus 1, it implies log of e raised power y is equals to log of 1 over x plus 1। मैंने log ले लिया दोनों साइड्स पे। Now I can write it here as y is equals to log 1 minus log x plus 1, और you can say that y is equals to minus of log of x plus 1 हो जाएगा। अब बेटा एक बात यहां ध्यान रखिएगा कि यहाँ LOG log लेना है, अगर आप LN ले लेते हो तो बेटा वो LN और E कैंसल आउट नहीं होंगे और LN1 की वैल्यू हमारे पास 0 नहीं आएगी। सो वी नीड टू कंसिडर लाइक दिस ओनली कि LOG कंसिडर करना है हमें। अब इसके बाद डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और जब x के साथ डिफरेंशिएट किया ये हमारे पास आ जाता है dy by dx is equals to -1 over x plus 1, और अगर चेन रूल भी अगर फर्दर लगाते हैं तो x plus 1 का डेरिवेटिव 1 ही रह जाएगा, सो इट विल रिमेन एज इट इज। अब इसके बाद सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, d square y by dx square, चाहे सेकंड डेरिवेटिव को चेन रूल से कीजिए चाहे u over v का फार्मूला लगाकर कीजिए, योर आंसर विल कम आउट टू बी 1 over x plus 1 होल स्क्वायर,
और ये चेक कीजिए, दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/x+1 का होल स्क्वायर है, सो दिस इज इक्वल्स टू dy/dx होल स्क्वायर। और यही चीज हम लोगों ने प्रूव करनी थी कि d²y/dx² जो है वो dy/dx का होल स्क्वायर है। यहां से आप चेक कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। 31st क्वेश्चन है हमारे पास, fx इज इक्वल्स टू x³ माइनस 12x² प्लस 36x प्लस 17। हम लोगों ने इंटरवल फाइंड आउट करने हैं जिसमें ये फंक्शन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग है। पहले बात करेंगे f' निकालते हैं, ये आ जाता है 3x² माइनस 24x प्लस 36। 3 कॉमन निकालते हैं, अंदर आ जाता है x² माइनस 8x प्लस 12। एंड जब मिडल टर्म स्प्लिट करके करते हैं तो हमारे पास x माइनस 6 इंटू x माइनस 2 बचता है। उसके बाद f' को हम लोग 0 के इक्वल पुट करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू आती है 2,6। और जब नंबर लाइन पे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास इस तरह से 3 पोर्शन आ जाते हैं, दिस वन, सेकंड एंड थर्ड वन। और लिमिट्स हमारे पास इंटरवल हमारे पास आती है -∞ टू 2, 2 से लेकर 6 एंड 6 से लेकर इन्फिनिटी तक। और उसके बाद आपने क्या करना है, ये इंटरवल इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके चेक करना है कि कौन से इंटरवल के लिए ये इंक्रीजिंग आ रहा है और कौन से इंटरवल के लिए ये डिक्रीजिंग आ रहा है। और जब हम लोग चेक करेंगे विल फाइंड दैट कि जो गिवन फंक्शन है वो -∞ से लेकर 2 और 6 से लेकर इन्फिनिटी तक पॉजिटिव आता है हमारे पास। तो इसका मतलब वी कैन से दैट कि इन द इंटरवल -∞ टू 2 एंड 6 टू इन्फिनिटी द गिवन फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग फंक्शन। जबकि दूसरा जो इंटरवल हमारे पास 2,6 है, यहाँ पे f' की वैल्यू नेगेटिव आएगी, देयरफॉर द गिवन इंटरवल विल बी डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। तो ये हमारे पास डिक्रीजिंग हो जाएगा एंड दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल -∞ टू 2, 6 टू इन्फिनिटी। या आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं -∞ टू 2 यूनियन 6 टू इन्फिनिटी। इस तरह से भी आप लोग आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ 32nd क्वेश्चन। इन 32nd क्वेश्चन हमको ये कहा गया, शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल प्रूव दैट द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। एप्लीकेशन और डेरिवेटिव का क्वेश्चन है बेटा ये। वी नीड टू प्रूव दैट द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। अब इसमें हमने क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है और उसमें एक रेक्टेंगल हम लोगों ने बनाना है। दिस इज अ रेक्टेंगल ABCD। नाउ लेट अस कंसिडर its length is x and breadth is y unit and this is the diameter of the circle। because नेचुरल सी बात है, ये अगर एंगल 90 डिग्री है तो 9th क्लास में हमने थ्योरम पढ़ी है, एंगल मेड इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, therefore AC will act as the diameter of the circle। now let us consider, let the length of rectangle is equals to x and breadth is equals to y। अब पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव करते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और वी कैन से दैट 2r का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्योंकि अगर ये डायमीटर है तो AC हमारे पास डायमीटर के बराबर हो जाएगा और डायमीटर विल बी इक्वल्स टू 2r, ठीक है जी। अब यहां से हम लोग y स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, दैट विल कम आउट टू बी x स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर और y is equals to x square minus 4r square under root। Now we need to prove that the fixed circle square has maximum area। अब area maximize करना है, area of rectangle ABCD। ABCD rectangle का area निकालना है, हम लोग कैपिटल A से डिनोट करते हैं, that will be length into breadth, that is A is equals to x into under root of x square minus 4r square, ठीक है जी। अब इसके बाद dA by dx फाइंड आउट करना है हम लोगों ने, चाहे dA by dx फाइंड आउट कर लेते हैं, या क्योंकि हम लोगों को फिक्स्ड सर्कल कहा है तो रेडियस वी विल कंसीडर एज कांस्टेंट। सो dA by dx फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद उसको 0 के इक्वल पुट करना है। याद कीजिए जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, उसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं। यहां से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो x है उसकी वैल्यू आ जाती है √2 टाइम r।
जब डेरिवेटिव हम लोग निकालेंगे और उसको 0 को इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास जो लेंथ है या x की वैल्यू √2 टाइम r के बराबर आएगी। सिमिलरली ये वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर अगर 1 में भी पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास ब्रेथ की वैल्यू जो आ जाती है उसके अकॉर्डिंगली सेम ही आ जाएगी। ठीक है, लेंथ हमारे पास x है, अकॉर्डिंगली y स्क्वायर की वैल्यू 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ जाएगी। और जब आप dA by dx को 0 पुट करके x की वैल्यू √2r पुट कर सकते हैं, देन फाइंड सेकंड डेरिवेटिव। दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटा, सेकंड डेरिवेटिव जब आप फाइंड आउट करोगे उसको प्रूव करना है आपने लेस देन 0, सो दैट कि आपका ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ जाए। और जब वो मैक्सिमा प्रूव हो जाएगा तो x की वैल्यू √2r इसमें पुट करके आप लोग हमारे पास y की वैल्यू निकाल सकते हैं और y की वैल्यू भी हमारे पास √2r ही आएगी और लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम हो जाएंगे। Therefore rectangle ABCD is a square which is having maximum area in a given fixed circle। ठीक है बेटा जी। इन द 34th क्वेश्चन यहां देखिए स्टेटमेंट कुछ इस तरह से गिवन थी, 25x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 225 एंड 5x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15। अब पहले जरा इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम लोग रीअरेंज कर लेते हैं। यह आ जाता है एक्स स्क्वायर ओवर 9 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 25 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 और दूसरी है 5x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15। अब अगर हम लोगों ने चेक करना है तो देखिए ये जो हमारे पास है एलिप्स की इक्वेशन है जिसका एक्स एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस होगा। तो हम लोग जरा रफ डायग्राम अगर ड्रॉ करें तो रफ डायग्राम कुछ इस तरह से बनती है हमारे पास। This is the equation of the ellipse, x-axis and this is y-axis। और equation of ellipse है यहाँ पे this point will be 3,0 and this point will be 0,5। ठीक है जी। अब क्योंकि ये चीजें +1 क्लास में हम लोगों ने इलिप्स की इक्वेशन वगैरह में पहले से पढ़ी है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन कि ये पॉइंट 30 और 0,5 कैसे आया। अब इस लाइन की इक्वेशन को अगर हम लोग चेक करें तो ये x/3 प्लस y/5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 बनती है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, जिसका x एक्सिस पे इंटरसेप्ट 3,0 और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट 0,5 है। इट मींस जो लाइन है वो भी इन्हीं पॉइंट में से पास हो रही है। तो इसको हम लोग इस तरह से कर लेते हैं। अब +1 क्लास की लीनियर इनइक्वालिटी चेक कीजिए, लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन है तो कॉमन पोर्शन हमारे पास ये वाला हो जाएगा एंड वी नीड टू फाइंड आउट दिस एरिया, शेडेड एरिया। अब शेडेड एरिया में चेक कीजिए, एलिप्स ऊपर है, लाइन नीचे है, रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रल y एलिप्स माइनस y लाइन। ठीक है जी। और इसके साथ हम लोगों ने लिमिट्स लिखनी है तो बेटा लिमिट्स 0 से लेकर 3 तक जा रही हैं, सो लिमिट्स विल बी 0 to 3। और जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 15/2 into pi/2 minus 1 square unit, pi/2 minus 1 square unit। ठीक है जी। इसको आप लोगों ने प्रॉपर इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे y इलिप्स है तो इस इक्वेशन से आपने y की वैल्यू निकालनी है और यहाँ से y लाइन है तो इस इक्वेशन से y लाइन निकालनी है। इक्वेशन को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं x²/9 प्लस y²/25 इज इक्वल्स टू 1 एंड सेकेंड इक्वेशन लाइन की x/3 प्लस y/5 इज इक्वल्स टू 1 भी कंसीडर कर सकते हैं और यहां से y की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करनी है। उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लगाकर आप लोगों ने एरिया फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग द हिंट्स फॉर दिस क्वेश्चन, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। 35th क्वेश्चन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 + x² into dy by dx plus y is equals to e raised power tan इनवर्स x। अब बेटा जी मैंने पहले बताया कि जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो पहले 1 + x² के साथ डिवाइड करेंगे दोनों साइड पे, सो इट विल बी dy by dx प्लस 1/1 + x² into y is equals to e raised power tan इनवर्स x। कंपेयर करेंगे dy by dx प्लस py is equals to q के साथ, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या बनता है, e raised power integral p dy, this is p dx such, so it will be e raised power integral 1/1 + x² into dx, that is e raised power tan इनवर्स x बनता है हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर।
तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इंटू ई रेज पावर tan इनवर्स x, और यहाँ बेटा नीचे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसके नीचे भी आना है, इज इक्वल्स टू इंटेग्रल ई रेज पावर tan इनवर्स x इंटू ई रेज पावर tan इनवर्स x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। फॉर्मूला क्या है, y इंटू इंटेग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटेग्रल ऑफ इंटेग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू dx। ठीक है, अब यहाँ पे इसको राइट इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए पुट tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू t, तो 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dt आ जाएगा हमारे पास, एंड देन दिस इंटीग्रल विल बिकम y e raised power tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू इंटीग्रल e raised power 2t। 2t बेटा जी t स्क्वायर नहीं लगा देना, क्योंकि e raised power t into e raised power t बेस सेम, मल्टीप्लिकेशन का साइन, तो पावर्स विल बी एडेड into dt, and this is y e raised power tan inverse x plus e raised is equals to e raised power 2t divided by 2 plus c, और इसके बाद t की वैल्यू वापस पुट करते हैं, y into e raised power tan inverse x is equals to e raised power 2 tangent inverse x over 2 plus c। You can leave your answer here only, या अगर दोनों साइड को e raised power tan inverse x के साथ डिवाइड करना है तो आप दोनों साइड को डिवाइड भी कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन लीव योर आंसर हियर ओनली, क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं कहा हुआ है, ओनली सॉल्व कहा हुआ है, मींस टू से यू नीड टू फाइंड आउट जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इन द 36th क्वेश्चन सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 6 लिखा हुआ है, लेट द थ्री नंबर्स इज इक्वल्स टू x, y, z, और अगर x, y, z है तो गिवन जो हम लोगों को कॉन्स्टेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली पहला हमारे पास आ जाता है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 6, ट्वाइस द थर्ड नंबर व्हेन एडेड टू फर्स्ट नंबर गिव्स इज इक्वल्स टू 7, तो इसका मतलब x प्लस 2z इज इक्वल्स टू 7 आ जाएगा, एंड देन नेक्स्ट इज रिटन ऑन एडिंग सम ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर टू थ्राइस द फर्स्ट नंबर, मतलब क्या हो जाएगा, थ्राइस द फर्स्ट नंबर and second and third number it will give equals to 12, और साथ में लिखा हुआ है find the numbers using matrix method, again matrix method अप्लाई करोगे तो आपको सॉल्व आंसर मिलेगा। कैपिटल ए कंसीडर करते हैं, हमारे पास 1 1 1 1 0 2, उसके बाद 3 1 1 आ जाता है। कैपिटल बी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 6 7 और 12, और कैपिटल एक्स हम लोग कंसीडर करते हैं एक्स वाई जेड, so that जब हम लोग इसको सॉल्व करें तो ax is equals to b will give the these three equations। ठीक है, अब मैट्रिक्स मेथड क्या होता है हमारे पास, कैपिटल x is equals to a इनवर्स b, यानी कि 1 by डिटरमिनेंट a into adjoint a into b। अब एट डिटरमिनेंट a जब हम लोग इस मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो डिटरमिनेंट a है वो 4 आते हैं, और उसके बाद एडजॉइंट a फाइंड आउट करते हैं, एडजॉइंट a फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाता है -2 0 2 then 5 -2 -1 and after that 1 2 and -1। ठीक है जी बेटा, ऑब्वियसली नेचुरल बात है, एडजॉइंट a का मतलब होता है कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, मैं सारे का सारा सॉल्व करने के बाद यहां लिख रहा हूं, देयरफॉर कैपिटल x is equals to 1 by 4 then -2 0 2 5 -2 -1 1 2 and -1 मल्टीप्लाई बाय 6 7 और 12। और बेटा जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास पहले मैं x की वैल्यू लिखता हूं x y z, और उसके बाद इधर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने के बाद मेरे पास x की वैल्यू आती है 3 1 and 2, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली x की वैल्यू 3 आ जाती है, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 2 आ जाती है हमारे पास। इन 37th क्वेश्चन हम लोग को ये कहा है कि आपको एक लाइन गिवन है x over 1 is equals to y minus 1 over 2 is equals to z minus 2 over 3। ये एक आपके पास स्ट्रेट लाइन है जिसकी इक्वेशन गिवन है x over 1 is equals to y minus 1 over 2 is equals to z minus 2 over 3, और एक पॉइंट आपको गिवन है p 1,6,3। इस पॉइंट का we need to find out the image in this straight line, और इमेज फाइंड आउट करने के लिए बहुत ही सिंपल सी बात है कि
हम लोग ये भी कंसिडर करते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर, ये +1 क्लास में करते थे। अब इसके अकॉर्डिंगली व्हाट वी नीड टू डू, लेट अस कंसिडर कि ये जो गिवन लाइन है दिस इज इक्वल्स टू लैम्डा। एनी पॉइंट ऑन लाइन, मान लीजिए यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करते हैं तो दिस पॉइंट इज कैपिटल ए। एनी पॉइंट ऑन लाइन कैपिटल ए वो x, y, z की फॉर्म का होगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है लैम्डा, y की वैल्यू 2 लैम्डा प्लस 1, इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे, z की वैल्यू आती है 3 लैम्डा प्लस 2। तो पॉइंट ए हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा, 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2। ये आया है ए के कोऑर्डिनेट्स, लैम्डा, 2 लैम्डा प्लस 1 एंड 3 लैम्डा प्लस 2। अब बेटा जी इसके बाद व्हाट वी नीड टू डू, क्योंकि हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, नाउ वी विल फाइंड आउट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एपी। नाउ डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीए या एपी, पीए या एपी वो क्या होते हैं, x2 minus x1, y2 minus y1 एंड z2 minus z1। तो x2 minus x1 लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 6 एंड 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 3, ये डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे पीए के, दैट इज लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा माइनस 5 एंड 3 लैम्डा माइनस 1। अब बेटा इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो आ गए और जो गिवन लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियो हमारे पास है 1, 2, 3, बिकॉज PA is perpendicular to given line, it implies फॉर्मूला लगाएंगे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल्स टू 0। याद कीजिए अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो इनकी डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो इट विल बी 1 into लैम्डा माइनस 1 प्लस 2 into 2 लैम्डा माइनस 5 प्लस 3 into 3 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। और इसके बाद जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो बेटा लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 1 आती है। चेक कीजिए, 4 लैम्डा प्लस 1 लैम्डा 5 लैम्डा और 9 लैम्डा 14 लैम्डा, और इधर से 1 माइनस 10 और माइनस 3 अगेन माइनस 14 बनता है, तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ जाती है। देयरफॉर फ्रॉम 1 ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे पुत्र जी, लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो यह आ जाएगा 1, 3, 5। तो इसका मतलब ए के कोऑर्डिनेट्स 1, 3, 5 आ गए हैं। बट बेटा जी हम लोगों को ये कहा गया है कि वी नीड टू फाइंड आउट द इमेज ऑफ पॉइंट ए। तो मान लीजिए पॉइंट ए का जो इमेज है वो हम लोग यहाँ पे क्यू कंसिडर कर लेते हैं, अल्फा, बीटा एंड गैमा। और यहाँ पे हमने पढ़ा है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर। तो इट मींस पॉइंट ए विल बी द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, बिकॉज ए इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, midpoint of PQ, it implies PQ का midpoint देखिए अल्फा प्लस 1/2, बीटा प्लस 6/2, gamma प्लस 3/2, this should be equals to 1, 3, 5। ठीक है जी, midpoint निकालेंगे PQ का और वो A के बराबर होना चाहिए। जब इसको सॉल्व करेंगे it implies अल्फा की वैल्यू हमारे पास आती है बेटा जी 1, कंपेयरिंग कोऑर्डिनेट्स करने के बाद बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 0 और गैमा की वैल्यू हमारे पास आती है 7। देयरफॉर इमेज पॉइंट क्यू क्या हो जाएगा हमारे पास 1, 0, 7 एंड दैट विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटा जी।